हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल पीसीएस क्लासेस। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ हर मंथ की करंट अफेयर्स, बिकॉज आप लोगों का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है। 17 मार्च को आपका एग्जाम है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप लोग अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स। नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो हम लोगों ने आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को जो है अच्छे से स्टार्ट रखिए, बिकॉज शायद 15-20 दिन ही जो है आप लोगों के पास बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। क्या क्या जो टॉपिक्स थे वो चर्चा में रहे और क्या क्या वो खबरें हैं, क्या क्या वो लोग हैं जिनसे जो है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है अयोध्या में हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। हम सब लोग जानते हैं जनवरी में राम मंदिर काफी ज्यादा चर्चित रहा और उसके लिए दिसंबर से ही अयोध्या का जो हवाई अड्डा था, जो कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे रिलेटेड क्या खबर है और क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया था। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि कब इसका उद्घाटन हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया 30 दिसंबर 2023 को। और किसने इसका उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया गया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग जो है ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये दो नाम आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर अयोध्या में 15,500 करोड़ से ज्यादा रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किया गया था। तो इस दौरान पे क्या हुआ था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे 46 प्रोजेक्ट्स की जो है लोकार्पण हुआ और उनका इनॉग्रेशन हुआ, जिनमें लगभग सरकार ने 15,700 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। अगला है स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत ऑनलाइन मॉड्यूल। क्या है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक बार हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 29 दिसंबर 2023 को डिजिटल संचार आयोग यानी कि DCC, ठीक है, डिजिटल संचार आयोग का इधर DCC की फुल फॉर्म होगी बच्चों डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, इसने दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत अनुमोदन प्रमाण पत्र और प्रौद्योगिकी अनुमोदन के ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ जो है वो किया था। दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र यानी कि TEC दूरसंचार विभाग DOT की एक तकनीकी शाखा है। तो यहाँ पर DOT, TEC, इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। DCC की भी जैसे मैंने आपको बताई डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, तो ये वाली जो फुल फॉर्म्स हैं बच्चों ये आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज इनसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CDOT भी जिसे को बोल देते हैं, इसके द्वारा विकसित मॉड्यूल का उद्देश्य कारोबार करने में सुगमता लाना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। तो क्या इन लोगों का उद्देश्य है, टारगेट क्या है कि कारोबार में एक सुगमता आए और आत्मनिर्भर भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, इसकी शुरुआत परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दूर संचार और संबंधित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT क्षेत्र में स्टार्टअप और MSME के लिए एक उत्साहजनक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देता है। अगली हमारी जो खबर है वो है 12वां दिव्य कला मेला 2023। ये कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ये देखो, ये कहां पर हुआ था? ये सूरत में हुआ था। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि 12वां दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो ये सूरत में आयोजित किया गया। और कब आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया 29 दिसंबर को।
29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 7 जनवरी तक इसका जो है पूरा प्रोग्राम चला। और इसको जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये पूरा आयोजन किया गया था। और ये किस लिए होता है? ये देश भर में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो जो भी ऐसे बिजनेसमैन हैं या ऐसे कारीगर हैं जो कि दिव्यांग हैं और वो लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिनको हम प्रेज कर सके उनकी स्किल को, उसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। ये आयोजन आगंतुकों के लिए जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जीवंत उत्पादों के रूप में हस्तशिल्प, हथकरघा और कढ़ाई के काम या पैकेज्ड फूड, इन सब का आकर्षक अनुभव पेश करेगा। तो इस मेले में क्या चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं, वो इस तरह की ही हैंडमेड चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पर लोग दिखाते हैं इस मेले में, और वो यहाँ पर दूर दूर से जो है लोग जो है देखने आते हैं। 21वीं सदी के अंत तक भारत होगा सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति। ठीक है, ये CEBR की रिपोर्ट थी। CEBR की आप लोग एक बार फुल फॉर्म यहाँ पर पढ़ लें, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ठीक है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो इसने हाल ही में जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन सकता है कि किसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है या बन जाएगा 21वीं सदी के अंत तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसने जो एक रिपोर्ट अपनी जारी की है तो उसमें इनका ऐसा कहना है कि 21वीं सदी के अंत तक, यानी कि 24th सेंचुरी के एंड तक इंडिया जो होगा वो दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक देश जो है वो बन जाएगा। CEBR ने विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा है कि सदी के अंत तक भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है वो चीन से भी 90% ज्यादा और अमेरिका से लगभग 30% ज्यादा होने वाला है। और इनकी रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या थे वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार उनसे ही रिलेटेड या उनके आसपास हम जो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो भारतवर्ष 2024 से 2028 तक औसतन 6.5% की मजबूत वृद्धि बनाए रखेगा। 2032 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी से पीछे हैं उसके, और लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2032 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। भारत 2080 के बाद चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ठीक है, हम लोग 2032 तक तीसरे स्थान पर होंगे और 2080 तक हम सबसे आगे होने वाले हैं आर्थिक स्थिति में। भारत ने 2022-23 में 7.2% की मजबूत GDP वृद्धि दर्ज की है और वित्त वर्ष 2023-2024 में वृद्धि दर मामूली कमी के साथ 6.4% रहने का अनुमान है और 2023 में मुद्रास्फीति लगभग 5.5% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें कब हमारी कितनी हमारी रैंक है और कितने हमने इसमें अपने आप को इंक्रीज करा है, किस रैंक पर हम फॉल करते हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं ये आपको यहाँ पर पढ़कर जाने होंगे। अगला है प्रसार भारती से रिलेटेड। प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच समझौता हुआ है। तो RTM की फुल फॉर्म है रेडियो टेलीविजन मलेशिया, ये सबसे पहले आपको नहीं भूलना है। और प्रसार भारती से भी रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रसार भारती क्या है, प्रसार भारती का हेडक्वार्टर क्या है, प्रसार भारती कब बना था। तो ये बना था 1997 में, 1997 23 नवंबर आई गेस, या 23 नवंबर में प्रसार भारती लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अभी जो खबर है वो ये है कि प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच एक समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ है और क्या है पूरी खबर वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2023 को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते पर 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसको जो मंजूरी है वो दिसंबर में मिली, 27 दिसंबर को। और इस समझौतों को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए MOU
की कुल संख्या 46 हो गई है। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक सवाल ये बन सकता है कि प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए एमओयू की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है अभी तक 46। इस समझौते का उद्देश्य संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार और अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम को आदान प्रदान करना है। तो जैसा भी हम देखते हैं कि प्रसार भारती एक गवर्नमेंटल बॉडी है और वो जैसे वो जो वर्क करती है वो प्राइवेट चैनल से एकदम डिफरेंट है, और उनका जो एम होता है वो यही होता है कि हमें अपने आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दें, हम एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करें, हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हम स्पोर्ट्स में सबसे आगे जो सारी खबरें हैं वो लोगों को दिखाएं, और हम बाकी सारे क्षेत्रों की भी जो समय से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको लोगों तक सही ढंग से पहुंचा पाएं। ये समझौता ज्ञापन अन्य देशों में सामग्री के वितरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के साथ साझेदारी विकसित करने और नई प्रौद्योगिकी मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन फोकस होगा वो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए होने वाला है। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है, और इसका गठन कब हुआ था? 23 नवंबर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, 23 नवंबर 1997 को। तो ये भी सवाल बन सकता है कि इसका गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एमए गैर कानूनी संगठन को घोषित किया गया, ये भी 27 दिसंबर को किया गया। तो 27 दिसंबर से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं बच्चों, तो ये डेट आप लोगों के लिए मे भी इंपॉर्टेंट हो जाए, बिकॉज इस डेट से रिलेटेड इतने सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बन चुके हैं। तो इस दिन केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों पर जो एक अधिनियम है जिसको हम यूएपीए 1967 एक्ट बोलते हैं, उसकी धारा 3(1) के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया। और मैंने आप लोगों के लिए मुस्लिम लीग मतलब यूएपीए क्या है उससे रिलेटेड भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, वो आप लोग एक बार देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो में कि यूएपीए बेसिकली क्या है और किस लिए बनाया गया और कैसे ये काम करता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप लोग एक बार जाकर देख लीजिए। इस संगठन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए यानी कि यूएपीए 1967, भारतीय दंड संहिता 1860, आर्म्स एक्ट 1959 और रणबीर दंड विधान 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन और 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधु विरुद्ध यानी कि गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। इस एक्ट के अंदर क्या है, ये वीडियो में आप यहाँ पर इसको पॉज करके इवन एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि क्या इस एक्ट में या इस अमेंडमेंट में बताया गया है हमें यूएपीए के रिगार्डिंग। ठीक है, और यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 क्या था, तो ये पूरा आप एक बार पढ़ के जाएं, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है या कोई एक एक्ट को फोर्स हमारे लेकर आती है, फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट कराती है, तो उससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो ये किस ईयर में हुआ, क्या इसकी स्टार्टिंग थी, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है आप लोग पढ़कर जाइए। बटेश्वर में 148 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबर है। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन इसका जो है लोकार्पण किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की खबर है और यूपी पीसीएस का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव यानी कि उनका इंसेस्ट्रल विलेज जो है जहां से वो बिलोंग करते थे, बटेश्वर, जो कि आगरा के पास है, उधर 148 करोड़ रुपए की एक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यानी कि उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे स्कीम्स या पहल वहां पर शुरू करे जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिसमें लगभग 148 करोड़ रुपए का राशि का जो है खर्च आने वाला है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के अवसर पर, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है जयंती होती है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये पूरा इवेंट जो है वो बनाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनके नाम पर बने सांस्कृतिक सकुल केंद्र म्यूजियम का लोकार्पण किया।
तो अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि किसके क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए हाल ही में सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो ये वाजपेयी जी का के लिए किया गया है, तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए किसका लोकार्पण किया? तो सांस्कृतिक संकुल केंद्र। ठीक है, इस केंद्र का आप लोग नाम रखें, याद रखें। साथ ही बटेश्वर से गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ भी किया गया। तो ये भी एक सवाल हो गया कि यहाँ पर किसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई? आगरा मथुरा हेलीपोर्ट को दिखाई। और 12 दिसंबर 2023 को हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के संबंध में पर्यटन विभाग और राजस एरो स्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई की गई। हालांकि ये आने वाले टाइम में और भी कोर्ट्स में ऐसी फैसिलिटी जो है अवेल कराने वाली है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम हुआ है, देखो कोई भी जब हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उससे क्वेश्चन इसी तरह से बन सकता है और ज़रूर बनता है कि कहाँ पर देश की पहली लाइव सुनवाई की गई। तो ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि एमपी का हाई कोर्ट, ठीक है, या आपको दे देंगे कि यूपी का हाई कोर्ट, या आपको दे देंगे कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट, या आपको बोल देंगे दिल्ली का हाई कोर्ट। तो इधर आपको एमपी ही सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? आपको एमपी का हाई कोर्ट ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे सवाल बन सकता है कि देश की पहली लाइव सुनवाई कहाँ पर की गई। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई। कब हुई? 21 दिसंबर को हुई, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने इस लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया था। ठीक है। पाटन और सिहोरा के बाद जल्द ही प्रदेश की सभी निचली अदालतों की सुनवाई जो है वो लाइव ही की जाएगी। और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के हाईकोर्ट में सभी जिला तहसील अदालतों की लाइव ट्रायल की व्यवस्था की गई है। आने वाले महीनों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और भी जगह पर ऐसा होने वाला है। तो 219 अदालतों में लाइव वीडियो की व्यवस्था जो है वो तैयार कर दी गई है या की जा रही है, ताकि वहां पर भी लाइव सुनवाई को लोग एक बार देख सकें। अगली हमारी खबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पीसीएस का पेपर इस तरह से आता है आपको फंसाने वाला, तो वो किसी भी लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। बिकॉज ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है वो लिटरेचर में उन सभी लोगों को मिलता है, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो। अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर में कोई अवार्ड लिया है तो उससे हिंदी, बंगाली, असमीज या उर्दू, इसमें बहुत सारी ऐसे लेकिन अगर हम मेन देखें तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो यूजुअली क्वेश्चन बनता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश ही लोग ज़्यादा पढ़कर जाते हैं, तो सवाल जो है वो किसी भी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से बन सकता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं में 2023 के साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई। और ये पुरस्कार दिए कब जाएंगे? 12 मार्च 2024 को। उसके 5 दिन बाद ही आपका एग्जाम है। तो हो सकता है कि ये रीसेंट क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन क्योंकि घोषणा हो चुकी है तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है कि किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। वर्ष 2023 में 9 काव्य संग्रह और 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अच्छा, यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये प्राइज या ये पुरस्कार जो है मिल रहा है, वो एक बार हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनेगा कि हिंदी के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या अंग्रेजी के लिए किसको मिला, या उर्दू के लिए किसको मिला, आसाम के लिए किसको मिला, बंगाली में किसको मिला। ठीक है, तो हिंदी के लिए संजीव को मिला, उनका उपन्यास है मुझे पहचानो। या फिर इसमें सवाल ऐसे बन सकता है कि मुझे पहचानो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें आपको संजीव का नाम जो है वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है। या संजीव जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला, उनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 उपन्यास का नाम जो है ऑप्शन में होगा और आपको सेलेक्ट करना होगा मुझे पहचानो। अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? नीलम शरण, जो कि इनको मिला है रेक्यूम इन राग जानकी। ये यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया और ये भी इनको उपन्यास के लिए दिया गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैंने यहाँ पे प्रतिमा का फोटो जो है लगाया हुआ है आप लोगों के लिए।
और यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं, जैसे कविता के लिए किन किन लोगों को मिला है, विजय शर्मा को मिला है, विनोद जोशी, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने इनकी वो भाषा भी लिखी हुई है जिस भाषा के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया है। तो विजय शर्मा को जैसे डोगरी में, विनोद जोशी को गुजराती में, मंशूर बनिहाली को कश्मीरी में, ठीक है, सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं कविता में, जिनको पोएम की कैटेगरी में ये पुरस्कार जो है मिला है। उपन्यास में किसको मिला है, जैसे स्वपन में चक्रवर्ती, ये बांग्ला के हो गए, कृष्णांत खोत ये मराठी के हो गए, राजशेखरन तमिल के हो गए। और कहानी में जिन्होंने की कोई ऐसी स्टोरी लिखी जो जिसको ये अवार्ड मिला है, और ये है प्रणव ज्योति डेका ये असमिया है, नंदेश्वर देमारी ये बोडो है, प्रकाश एस पर्यंकर ये कोंकणी, और ये मैंने सारे यहाँ पे लोगों के नाम और उनकी रीजनल लैंग्वेज जिसमें उन्होंने ये कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें अवार्ड मिला है वो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, निबंध और आलोचना, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पूरी कैटेगरी लिखी हुई है। आप एक बार सब जो है पढ़ लें, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन को देखो, अगर उन्हें इजी बनाना है वो हिंदी इंग्लिश पूछ सकते हैं, उर्दू पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टफ बनाना है ना तो वो कोई भी क्वेश्चन जो है सवाल आपका जो है पेपर में पूछा जा सकता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, ये भी हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं पेपर में आने के। तो क्या है ये खबर, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक यानी कि जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 को जो है मंजूरी प्रदान की गई। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर को तथा लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। ठीक है, तो इसमें सवाल आ सकता है कि कौन से लॉ को हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा को जो है मंजूरी प्रदान की गई है, या फिर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई। ठीक है, ये इसमें 2-3 तरह से सवाल जो है वो बन सकता है। ये विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सेंट्रल जीएसटी विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है, यानी कि जो हमारा जीएसटी एक्ट आया था 2017 में, उसके जो कुछ प्रावधान थे उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट इसमें हुई है। और इसमें क्या अमेंडमेंट हुई है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा जो है वो 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष को कर दी गई है, और सदस्यों की आयु जो है वो 65 से 67 कर दी गई है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय की गई है, और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का जो है वो होना ही चाहिए। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 2017 का विधेयक जो था उसके 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश के बाद ये विधेयक लाया गया, यानी कि इसमें ऐसे 2 अनुच्छेद थे, 2 आर्टिकल्स थे जिसके लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने समाप्त करने की मांग की थी, और उसी के बाद इस अमेंडमेंट को जो है लाया गया है। वर्ष 2019 में जीएसटी अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किए गए थे। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जो है वो जारी है, और इसी के अनुरूप ये विधेयक जो है वो पेश किया गया है। अगला हमारा जो सवाल है वो बन सकता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा। मैंने आपको पहले भी बताया था नवंबर वाले वीडियो में कि जैसे हमारे अभी दिसंबर में मोहम्मद शामी को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला, तो उसी से रिलेटेड ये खबर है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी को प्रदान किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिल रहा है बच्चों, ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर दोनों की फोटो लगाई हुई है, और इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, किस कैटेगरी में इनको मिल रहा है। तो अगर सवाल आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस किस को मिल रहा है, तो जहां पर इन दोनों प्लेयर्स के नाम होंगे उसी को आपको टिक कर आना है। खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार हेतु 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, यानी कि खेल कूद में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्राइज दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, वो
अलग 3 खिलाड़ियों को दिया गया, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज उससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए देश के 3 विश्वविद्यालयों को जो है वो चुना गया है। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में इस वर्ष क्रिकेट के एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद शामी हैं। हमने देखा था कि जब अभी वर्ल्ड कप 2023 हुआ तो कैसे उन्होंने एक मैच में विकेट लिए और कैसे वो मैन ऑफ द मैच बन गए, और उसके बाद मोहम्मद शामी को जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे भी सवाल बन सकता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे मोहम्मद शामी, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें कि किस लिए उनको मिला और किसको मिला। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो किसी भी प्लेयर को उसके प्रीवियस 4 ईयर के परफॉर्मेंस को देखकर ही दिया जाता है। अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है और वो लगातार अपने आप को ग्रो कर रहा है उस फील्ड में, तो उस प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया जाता है। भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान ये हुआ, और इससे सवाल बन सकता है ये कब हुआ, 18 दिसंबर 2023 को हुआ। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, तो एक तो इससे सवाल बन गया कि इंडियन विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन कहाँ पर हुआ और किसने इसको हरी झंडी दिखाई। तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू। अच्छा, सवाल ये भी बन सकता है कि कौन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, तो इसका आपको आंसर क्या लिखना होगा, किरेन रिजिजू। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में 4 वैज्ञानिक जो है वो शामिल हैं। ठीक है, पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में निम्नलिखित संस्थानों में शोधकर्ता जो है वो शामिल हैं। यानी कि जो फर्स्ट आर्कटिक शीतकालीन ये अभियान हुआ है, इसके पहले बैच में यहाँ हमारे इंडिया की तरफ से ये लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो किस किस सेंटर से कौन कौन से रिसर्चर्स जो हैं हमारे इसमें शामिल है वो हम एक बार देखते हैं। यानी कि NCPOR से और IIT से और IITM से, IITM पुणे से, IITM मंडी से और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है वहाँ के इधर रिसर्चर्स जो है वो शामिल हैं। आर्कटिक के लिए वैज्ञानिक अभियान नवंबर से मार्च शोधकर्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान ऐसे क्षेत्र में अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा जहां सर्दियों के दौरान लगभग रोज ही तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी कि आर्कटिक के लिए जो वैज्ञानिक अभियान है, यानी कि ये जो एक साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, ये उन लोगों को वहां पर रिसर्च के लिए अलाउ देगा जहां पर सर्दियों में -15 डिग्री से ही कम रहता है टेम्परेचर, तो वहां पर वो लोग जो है ये रिसर्च करने वाले हैं। अगला है हमारा दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। तो ये भी जो हमारा है ये अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल जो है यहाँ पर बन सकता है। तो क्या ये सवाल बनेगा कि 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 प्रस्तुत किया गया। तो इसमें पहला सवाल बन सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 कब पेश किया गया, तो यह 18 दिसंबर 2023 को पेश किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम एक बार यहाँ पर जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना। ये विधेयक 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम यानी कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की जगह लेगा ये वाला एक्ट। ठीक है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है वो किसको रिप्लेस करेगा, वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बच्चों कब आया था, अच्छा ये भी सवाल बन सकता है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये सवाल बन सकता है कि क्योंकि अब ये चर्चा में है दूरसंचार विधेयक 2023, अब इससे ही रिलेटेड है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, तो सवाल आ सकता है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1885 में लागू हुआ था। ठीक है, अब ये बट इसको रिप्लेस करने वाला है। या फिर ये सवाल बन सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 किसको रिप्लेस करेगा, तो इसका आंसर होगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। या फिर सवाल बन सकता है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को कौन रिप्लेस करेगा, तो इसका आंसर होगा टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। इसमें मुख्य प्रावधान क्या होंगे, इसके मुख्य प्रावधान होंगे विधेयक में दूरसंचार क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुधार तथा इस क्षेत्र को उदार बनाने के प्रावधान किए गए।
ठीक है। विधेयक में सरकार को उपभोक्ताओं के हित बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला है हमारा विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसको मिली, क्यों मिली, ये सवाल है और यही इसमें सवाल जो है वो पेपर के लिए बन सकता है। तो क्या बन सकता है कि हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसको मिली, तो हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराया और हरियाणा ने ही इस ट्रॉफी को जो है लिया है, इस खिताब को लिया है। तो हरियाणा की टीम जीती है, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच का और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही चुना गया। और टूर्नामेंट का आयोजन कब हुआ था, 12 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, और लगभग ये 6 अलग अलग शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसको मिली, हरियाणा की टीम को मिली। अगर वो नाम पूछते हैं प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, तो यहाँ पर नाम होगा सुमित कुमार का। टूर्नामेंट में टोटल 38 टीमें शामिल थी, यानी कि 38 टीम्स, जिन्हें 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप से भी जाना जाता है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है, या विजय हजारे ट्रॉफी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर रणजी वनडे ट्रॉफी को और किस नाम से जाना जाता है, ये इसमें सवाल बन सकता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 2002-3 में सीमित ओवरों के टूर्नामेंट के तौर पर हुई थी। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2002 और 3 में। वर्ष 2007 में भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के सम्मान में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया था। ये प्रतियोगिता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, अच्छा अगला है हमारे जो इलेक्शन हुए थे कई राज्यों में, तो वहां पर भजन लाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री चुना गया राजस्थान में। तो इसमें एक तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो जिसका आंसर होगा भजन लाल। खैर ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है ना भी पूछा जाए, यहाँ पर आपको सवाल में पूछ लिया जाए कि उप मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्रियों के नाम जो है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं आप लोगों को, जो कि है एक प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। क्या नाम है, दिया कुमारी। ठीक है, ये राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने वहां पर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य की 200 में से 199 सीटों पर चुनाव जो है हुए थे। अगला हमारा सेम पैटर्न पे जो है ये कंटेंट है, और इस पे भी सेम पैटर्न पे सवाल बन सकता है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं हमारे, सॉरी मैंने गलती से प्रधानमंत्री बोल दिया, हमारे मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है या कौन बने हैं, तो इसमें आपको आंसर करना होगा मोहन यादव। ठीक है, ये आपको क्या आंसर करना होगा, मोहन यादव। अगेन इसमें सेम सवाल बन सकता है कि उप मुख्यमंत्री किसको चुना गया, तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री चुना गया जगदीश देवड़ा को और राजेंद्र शुक्ला को। इनको यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। और मोहन यादव ने 2013 विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था और लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28, ये जो समिट हुआ था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट G20 है उतना ही इंपॉर्टेंट COP28 है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इसको तो PCS का एग्जाम मिस ही नहीं कर सकता, तो इसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़कर जाना पड़ेगा। 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में ये जो है पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ये समिट हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये UAE में हुआ था, UAE के दुबई में हुआ था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 UAE। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें 197 देशों ने भाग लिया था।
और 25,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या अब जलवायु प्रतिबद्धताओं के दायरे में है। यानी कि हम लोग ये बेसिकली समिट किस लिए होता है, ये बेसिकली होता है उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हम लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखनी पड़ती है। तो सही बात है, लगभग 80% की जो जनसंख्या है वो हम लोग जलवायु प्रतिबद्धताओं के दायरे में आ चुके हैं। COP28 के अंतिम दस्तावेज में एक अभूतपूर्व कदम के रूप में देशों से जीवाश्म ईंधन से परे संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया गया। तो अगर ये भी सवाल आए कि COP28 में किस दिशा में काम करना है, तो इसका आंसर होगा ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि हम जीवाश्म ईंधन से परे संक्रमण, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स का यूज़ करें और ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि हमारे नेचर के पक्ष में हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो। और इस बैठक में शामिल देश ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए एक मजबूत कार्य योजना पर सहमत हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकता है कि एम क्या है हम लोगों का, कितने डिग्री कम करना है हमें अपने अर्थ के टेम्परेचर को, लगभग 1.5 डिग्री टेम्परेचर को घटाना है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो लगभग कम हो जाए, इसी पर हम लोग जो है काम करने वाले हैं। विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए $83 बिलियन से अधिक की नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं जुटाई गई हैं और इसमें जलवायु समाधानों के लिए समर्पित एक नया सार्वजनिक निजी निवेश मंच अल्टेरा शुभारंभ शामिल है। ठीक है, इसमें अल्टेरा नाम आपको याद रखना होगा। यूएई आम सहमति यानी कि यूएई कंसेंसस नामक यह घोषणा समावेशिता की नींव पर बनाई गई है, जिसमें देशज लोगों, युवाओं और ग्लोबल साउथ सहित सभी हितधारकों ने अपनी आवाज रखी थी। यानी कि वो सभी लोग जो COP28 में आए, वो जितने भी देश के जितने भी फेमस पर्सनालिटी यानी कि ऐसे पॉलिटिशियंस या ऐसे लोग जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी ने इसमें अपनी सहमति रखी है। नेक्स्ट इज की अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। तो फिनलैंड ने 11 दिसंबर 2023 को अफगानिस्तान में एक गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन, जिसको हम AWSDC बोलते हैं, यानी कि अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इसको हम बोलते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो ने AWSDC को अवार्ड के साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए हैं। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। तो इसमें एक बच्चों सवाल बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किसको मिला, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिसका नाम है AWSDC यानी कि अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ते हैं। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र का कार्य अफगान महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करना है। तो ये जो एम है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिसने ये अवार्ड जीता है और ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के साथ सहयोग करता है और इस सहयोग का उद्देश्य खतरे में ग्रस्त महिलाओं और परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है ये हमारे एक्टर, हमारे टीवी एक्टर, हमारे फिल्म एक्टर कबीर बेदी, इनको इटली से एक अवार्ड मिला है जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो सवाल बन सकता है कि सिनेमा जगत का भी सवाल हो सकता है, इंटरनेशनल MCQ भी हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसमें आंसर होगा कबीर बेदी को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। भारतीय अभिनेता है कबीर बेदी, इनको इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट सशस्त्र बलों, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति के विकास में विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। ठीक, या फिर इसमें सवाल बन सकता है कि कबीर बेदी को हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है या किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस भारतीय को सम्मान मिला है, तो ये इसका आंसर होगा कबीर बेदी। कबीर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों से शुरुआत की थी और हॉलीवुड में भी उन्होंने काम लिया और वो यूरोप में स्टार बन चुके हैं।
कबीर इटली में प्रसिद्ध है, उन्होंने कई इटालियन फिल्मों में काम किया है। और कबीर बेदी को जब मैंने इनकी यहाँ पर फोटो लगाई तो आप लोगों को इनकी पिक्चर देखकर समझ आ गया होगा, या इनकी ऐसी कुछ पिक्चर्स आपको याद आ गई होंगी जो आपने अपने टाइम पर इनकी फिल्में जो है देखी होंगी। कबीर बेदी को यूरोप में लोकप्रिय इतावली टीवी मिनी सीरीज में समुद्री डाकू सेंडॉकन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। और जेम्स बॉन्ड की 1983 में आई फिल्म ऑक्टोपसी में बेदी ने खलनायक गोविंदा की भूमिका जो है निभाई थी, जिस मूवी के लिए काफी पॉपुलर हुए थे। अगला सवाल हमारा आर्टिकल 370 से है, अगला करंट अफेयर। तो आर्टिकल 370 चर्चा में था, तो इससे भी सवाल आने की आशंका है, बिकॉज ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट डेफिनेटली टारगेट करती है एनी हाउ, तो इससे सवाल जो है वो बन सकता है। 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 317 और 35A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो संविधान पीठ ने किस डेट से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है? तो ये हो जाएगा 30 सितंबर 2024। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन इन्वॉल्व है? DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है। तो DY चंद्रचूड़ का भी नाम जो है सवाल में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और इस निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। इस निर्णय के मुख्य बिंदु है कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अनुच्छेद 370 एक असममित संघवाद की विशेषता थी, ना कि संप्रभुता की। साथ ही संविधान की स्थायी विशेषता भी नहीं थी। भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। ये इसके निर्णय के मुख्य बिंदु थे। बाकी इस पे जो है प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं, आप उन पे भी नजर रखिए, क्योंकि किसी भी लाइन में से आपके लिए सवाल जो है वो बनकर आपके सामने आपके पेपर में आ सकता है। सो द ग्रीन राइजिंग क्या है बच्चों? और इसका शुभारंभ हुआ है, पहल है, यानी कि कोई एक इनिशिएटिव है जिससे सवाल बन सकता है। यूनिसेफ की एक संस्था है जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिसेफ में है, जिसका नाम है जनरेशन अनलिमिटेड। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने COP28 के दौरान, यानी कि जो दिसंबर में COP28 हुआ था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया है COP28 के दौरान। अब ग्रीन राइजिंग क्या है ये हम लोग जानते हैं। ग्रीन राइजिंग पहल और ग्रीन राइजिंग इंडिया अलायंस, इसको हम ग्रीन राइजिंग पहल भी बोल सकते हैं और इसको हम ग्रीन राइजिंग इंडिया अलायंस भी बोल सकते हैं। इसका आयोजन यूनिसेफ, जनरेशन अनलिमिटेड और सार्वजनिक निजी क्षेत्र तथा युवा सहयोगियों की मदद से किया गया, ये हमने पढ़ लिया। और इस पहल का उद्देश्य क्या है कि विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका मोटिव क्या है कि हमारे जितने भी यूथ है, जितना भी हमारा यंगस्टर्स लोग हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे यानी कि ग्लोबली हम उनको मोटिवेट करें कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे सही रखें और उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट करें। युवा अभियान के माध्यम से भारत में मिशन लाइफ मूवमेंट से प्रेरणा लेकर जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों में युवाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि हम एक ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों को समझाएं, लोगों में ये जागरूकता लाएं, लोगों में ये एक पहल लाएं कि उनको अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है और क्या करना चाहिए। समीर शाह BBC के प्रमुख बन गए हैं। तो इनसे सवाल, ये एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि BBC का प्रमुख किसे चुना गया, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ BBC, ठीक है, द चीफ ऑफ BBC।
तो 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल के समीर शाह को ब्रिटेन की सरकार द्वारा, हम सब जानते हैं बीबीसी एक ब्रिटेन का चैनल है, और बीबीसी की फुल फॉर्म है आई थिंक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, आई गेस। इसको एक बार आप लोग कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा। तो इसकी जो इसका मुख्य इसका प्रमुख जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? समीर शाह को। बीबीसी के चेयरमैन पद पर पहुंचने वाले पहले इंडियन होने वाले हैं। अब क्योंकि इन्होंने भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है तो इसमें से भी सवाल बन सकता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ बीबीसी। ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो कि बीबीसी के चेयरमैन पद पर पहुंचे, उनका नाम क्या है? समीर शाह इस पद के लिए रिचर्ड शॉप का स्थान लेंगे, यानी कि इस पोजीशन पर इससे पहले रिचर्ड शॉप थे और अब समीर शाह होने वाले हैं। और रिचर्ड शॉप ने क्या इस पोजीशन से अप्रैल 2030 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और अब तक ये पद जो है वो खाली था। समीर शाह टीवी प्रोडक्शन और पत्रकारिता में 40 वर्ष से ज्यादा से जुड़े हैं, यानी कि उनका अनुभव काफी विराट है इस क्षेत्र में। और शाह को 1987 में बीबीसी के टीवी करंट अफेयर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है था। यानी कि ये बीबीसी से जुड़े तो काफी पहले से हैं, लेकिन अब इनको प्रमुख के तौर पर जो है वो रखा गया है और ये 1987 में बीबीसी के करंट अफेयर्स के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। शाह को टेलीविजन में सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, सीबीई, यानी कि ये जो इनका कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो जेमिनी, कि जेमिनी क्या है? ये गूगल एआई मॉडल है। तो सवाल हो सकता है कि व्हाट इज जेमिनी? ठीक है, व्हाट इज जेमिनी, ये सवाल हो सकता है। या फिर गूगल का एआई मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल एआई मॉडल, ये इसमें सवाल हो सकता है। तो इसमें आपको जेमिनी नाम तो डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो एआई से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी वीडियोस में जो आपको एआई रिलेटेड सवाल कराए हैं वो आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी जो गूगल है, तो उनका एक एआई मॉडल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जेमिनी। जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली, यहाँ पे जेमिनी होगा, सॉरी, जेमिनी अल्ट्रा गूगल का सबसे शक्तिशाली वृहद भाषा मॉडल यानी कि LLM है। इसे डेटा सेंटर और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, यानी कि जो पूरा मॉडल गूगल द्वारा बनाया गया है ये टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को और कोडिंग को भी आसानी से हैंडल करेगा। ये लगभग चैट जीपीटी की तरह ही होने वाला है। जेमिनी का मुकाबला ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा के लामा 2 से है, यानी कि एआई ओपन एआई का जो सर्विस है चैट जीपीटी और मेटा की जो सर्विस है लामा 2, उसी को ये कंपटीशन बेसिकली देने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल ये भी कई बार एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ चैट जीपीटी, आपका आंसर होता है ओपन एआई। या फिर व्हाट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ लामा 2, इसमें आपका आंसर होता है मेटा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट ने एआई रिसर्च यूनिट डीप माइंड और गूगल ब्रेन का मर्जर करके गूगल डीप माइंड यूनिट बनाई थी। जेमिनी के साथ इंटीग्रेट किया चैटबॉट भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल हो गया है। यानी कि इनका जो चैटबॉट है जेमिनी का, ये 170 देशों में अभी अवेलेबल हो चुका है अंग्रेजी भाषा में। यूनेस्को का जो गरबा है उसको विरासत सूची में शामिल किया गया है। सॉरी, यूनेस्को के द्वारा गरबा को सांस्कृतिक विरासत की सूची में अब शामिल कर दिया गया है। तो ये क्योंकि हमारी वैश्विक धरोहर हो चुका है
तो इससे भी सवाल बन सकता है कि हाल ही में किसको यूनेस्को ने विरासत धरोहर माना है, तो गरबा को माना है। गरबा कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने, यानी कि यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन की ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने ही इसको जो है विरासत धरोहर माना है। यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 तक बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित हो रही है। ठीक है, तो कब से कब तक हुई? ये 5 से 9 दिसंबर तक हुई और ये इसकी 18वीं बैठक थी और इसके अंदर गरबा को जो है विरासत माना गया। इस बैठक के दौरान यूनेस्को ने निर्णय लिया और गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमृत सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि हमारी ये 15th धरोहर है जिसको इस सूची में जो है शामिल किया गया है। तो अब तक अगर कोई सवाल पूछे कि कितने धरोहर जो है इसमें शामिल है, तो हमारी 15 धरोहर जो है शामिल है। ये नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर है, इसलिए इससे सवाल ये बन सकता है कि हेनरी किसिंजर को कौन सा प्राइज मिला था। तो इसमें 2-3 वर्ल्ड लेवल के ग्लोबल प्राइज होंगे जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार टिक करना हो सकता है, या फिर ये सवाल हो सकता है इनसे रिलेटेड कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया या किस लिए इनको ये नोबेल प्राइज जो है दिया गया। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनका नाम था हेनरी किसिंजर। इनका निधन हुआ 29 नवंबर 2023 को और ये पूरा 100 वर्ष जो है इन्होंने अपना कंप्लीट किया। इनका जो निधन है वो 100वें वर्ष में हुआ है। ठीक है, ये राजनीतिज्ञ थे, यानी कि एक पॉलिटिशियन थे अमेरिका के। वर्ष 1973 में हेनरी किसिंजर को और वियतनाम के लेडक थो को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सवाल बन सकता है कि हेनरी किसिंजर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? 1973 में। हेनरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के प्रशासन के दौरान यूएसए के सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया था। ठीक है, या फिर एक सवाल बन सकता है कि हेनरी किसिंजर ने किस तौर पर काम किया था। तो सवाल में इनकी जो भी पोजीशंस थी वो दे दी जाएंगी ऑप्शन में और वो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है टिक करना होगा। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर किताबें लिखी हैं और किसिंजर को वैश्विक राजनीति और व्यापार को आकार देने वाली शक्ति भी माना जाता था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है वो एंड हो चुका है। हम लोगों ने 2023 के सारे करंट अफेयर्स जो है बच्चों इस वीडियो के साथ आज फिनिश कर दिए हैं। हेनरी किसिंजर के साथ एंड हो चुके हैं। अब हम लोग आएंगे 2024 पर, क्योंकि मार्च में आपका पेपर है। तो अब हम लोगों के पास बचता है जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स। उनकी वीडियोस भी मैं जल्दी लाऊंगी। आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए शिक्षा कुल के साथ, बने रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।